गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम लोग व्याकरण का पार्ट देख रहे थे। व्याकरण का पहला पार्ट जो विराम चिन्ह है वो हम लोगों का हो गया था और अब आज हम लोग देखेंगे वाक्य रचना तथा उद्देश्य और विधेय। वाक्य रचना देखने से पहले हम लोगों को उद्देश्य और विधेय देखना बहुत ही आवश्यक है। तो चलो देख लेते हैं उद्देश्य और विधेय तथा वाक्य रचना। वाक्य रचना में हम लोग देखेंगे वाक्य किसे कहते हैं और वो देखने के बाद देखेंगे पहले देखना है हमें कि वाक्य के अंग है दो, एक है उद्देश्य और दूसरा है विधेय। वाक्य मतलब शब्दों के सार्थक समूह को वाक्य कहते हैं। ऐसे बहुत सारे शब्द होते हैं, वाक्य में बहुत सारे शब्द आ जाएंगे, फिर भी अगर वो सार्थक समूह नहीं होगा तो उसे हम लोग वाक्य नहीं कहेंगे। तो वाक्य की परिभाषा इस तरह से कि शब्दों के सार्थक समूह को वाक्य कहते हैं। पहले हम लोग देखेंगे वाक्य के दो अंग, वो है पहला है उद्देश्य और दूसरा है विधेय। अब उद्देश्य मतलब क्या? तो उद्देश्य मतलब वाक्य में जिस व्यक्ति, वस्तु अथवा पदार्थ के विषय में जो कहा जाता है उसे उद्देश्य कहा जाता है। जैसे उदाहरण के तौर पर यहाँ पर देख लो, जैसे खरगोश दौड़ रहा है, ये जो वाक्य है यहाँ पर उद्देश्य है खरगोश, मतलब जिसके बारे में कहा गया है अथवा जिस पदार्थ, व्यक्ति के, वस्तु के बारे में जो कहा जाता है, जिसके बारे में कहा जाता है वो होता है उद्देश्य। तो इस वाक्य में खरगोश ये है उद्देश्य। दूसरा सेंटेंस है अध्यापक छात्र को पढ़ा रहा है। इस वाक्य में अध्यापक के बारे में कहा गया है, इसलिए अध्यापक यह उद्देश्य हो गया। अब देखते हैं विधेय किसे कहा जाता है। विधेय मतलब वाक्य में उद्देश्य के लिए जो कुछ मुख्य रूप से कहा जाता है उसे विधेय कहा जाता है। जिस तरह से हम लोगों ने देखा कि उद्देश्य मतलब जिसके बारे में कहा जाता है उसे उद्देश्य कहा जाता है और विधेय मतलब उद्देश्य के बारे में जो कहा जाता है उसे विधेय कहा जाता है। ऊपर के ही सेंटेंस हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं कि खरगोश दौड़ रहा है। यहाँ पर खरगोश था उद्देश्य और उद्देश्य के बारे में जो कहा गया है वो है दौड़ रहा है, तो दौड़ रहा है ये हो गया विधेय। अगला सेंटेंस है अध्यापक छात्र को पढ़ा रहा है। तो अध्यापक ये उद्देश्य था और अध्यापक के बारे में जो कहा गया है वो है छात्र को पढ़ा रहा है, तो छात्र को पढ़ा रहा है ये हो गया हमारा विधेय। तो इस तरह से वाक्य के दो अंग है, एक है उद्देश्य और दूसरा है विधेय। तो अभी हम लोग देखेंगे वाक्य रचना। वाक्य रचना में देखेंगे वाक्य के भेद, उसकी परिभाषा है और उदाहरण। पहले देख लेते हैं कुछ वाक्य। यहाँ पर मेरे पास एक कार है। दूसरा वाक्य है बैंक आज बंद रहेंगे। यहाँ पर मतलब जो शब्दों के ऐसे सार्थक समूह होता है, पहले भी हम लोगों ने देख लिया कि वाक्य किसे कहते हैं। वापस देख लेते हैं कि शब्दों के ऐसे सार्थक समूह को वाक्य कहा जाता है जिससे किसी विचार की पूर्णता प्रकट होती है। तो वाक्य के भेद आगे हम लोग देख लेते हैं। वाक्य के प्रमुख दो भेद है, एक है रचना के अनुसार और दूसरा है अर्थ के अनुसार। मतलब रचना में हमें सेंटेंस फॉर्मेशन देखना है और अर्थ के अनुसार में हम लोग वाक्य का मीनिंग देख लेंगे। तो पहले हम लोग देख लेते हैं रचना के अनुसार वाक्य के भेद। तो रचना के अनुसार वाक्य के तीन भेद हैं, वो है सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और तीसरा है मिश्र वाक्य। तो रचना के अनुसार मतलब सेंटेंस का फॉर्मेशन जिस तरह से होगा उसी के अनुसार हम लोग उसके भेद देखेंगे। तो चलो पहला भेद हम लोग देख लेते हैं, सरल वाक्य तथा उसके उदाहरण। पहला रचना के अनुसार वाक्य का भेद है सरल वाक्य। सरल वाक्य की परिभाषा इस तरह से तथा सरल वाक्य किसे कहा जाता है कि जिस वाक्य में केवल एक ही उद्देश्य और एक ही विधेय हो उसे सरल वाक्य कहा जाता है। अभी ही हम लोगों ने देख लिया कि उद्देश्य किसे कहा जाता है और विधेय किसे कहा जाता है, इसलिए हम लोगों ने वाक्य के भेद देखने से पहले उद्देश्य और विधेय देख लिया था। तो यहाँ पर भी सरल वाक्य की परिभाषा इस तरह से है कि जिस वाक्य में केवल एक ही उद्देश्य और एक ही विधेय होता है उसे सरल वाक्य कहा जाता है। तथा दूसरी उसकी परिभाषा है कि जिस वाक्य में एक ही मुख्य क्रिया हो उसे सरल वाक्य कहा जाता है।
जैसे उदाहरण यहाँ पर देख लो, रोहित चित्र बनाता है। यहाँ पर एक ही उद्देश्य है और एक ही विधेय है तथा इस वाक्य में सिर्फ एक ही मुख्य क्रिया है। दूसरा उदाहरण है, मेरा काम पुणे में है। तो यहाँ पर भी एक ही उद्देश्य है और एक ही विधेय है। तो ये दोनों जो वाक्य है इन रचना के अनुसार ये है सरल वाक्य तथा इन्हें सरल वाक्य कहा जाएगा। दूसरा वाक्य का रचना के अनुसार भेद है कि संयुक्त वाक्य। अब संयुक्त मतलब ग्रुप तथा इकट्ठा, इस शब्द में ही उसकी डेफिनेशन छिपी हुई है। अब देख लेते हैं उसकी परिभाषा कि जिस वाक्य में दो या दो से अधिक सरल वाक्य समुच्चय बोधक शब्दों मतलब और, परंतु, तथा, या, किंतु ऐसे शब्दों से जब जुड़े होते हैं तो वहाँ पर संयुक्त वाक्य होता है। दूसरी परिभाषा यहाँ पर इस तरह से कि दोनों भी वाक्य संयुक्त वाक्य में प्रधान होते हैं। दोनों एक से ज़्यादा भी वाक्य अगर वहाँ पर रहेंगे तो भी सभी वाक्य वहाँ पर प्रधान होते हैं, कोई भी वाक्य वहाँ पर गौण नहीं होता। मतलब सिर्फ यहाँ पर इस तरह से समुच्चय बोधक जो अव्यय होते हैं इन शब्द अव्ययों से तथा इन शब्दों से वो वाक्य जुड़े होते हैं। कोई भी वाक्य एक दूसरे पर डिपेंड तथा आधारित नहीं होता। जैसे उदाहरण यहाँ पर देख लेते हैं, मैं शरीर से बूढ़ा हूँ किंतु उत्साह में जवान हूँ। अब दोनों भी सेंटेंस यहाँ पर अगर हम लोगों ने अलग कर दिए तो भी वाक्य में के अर्थ में कोई भी बदलाव नहीं आता तथा हमें पता चल जाता है कि दूसरा वाक्य पहले वाक्य पर डिपेंड नहीं है। मैं शरीर से बूढ़ा हूँ, उत्साह में जवान हूँ, दोनों भी वाक्य अपने अपने जगह पर वहाँ पर प्रधान है। सिर्फ यहाँ पर किंतु इस शब्द से, ये जो वाक्य है इस किंतु इस शब्द से तथा इस समुच्चय बोधक शब्द से जोड़ दिया गया है, तो इसलिए ये वाक्य हो गया संयुक्त वाक्य। अगला है कि राम घर आया और खेलने गया। अब यहाँ पर भी राम घर आया ये अलग वाक्य है, खेलने गया ये भी अलग वाक्य है, और ये जो वाक्य है और इस शब्द से तथा इस समुच्चय बोधक शब्द से अव्यय से जोड़ दिया गया है, इसलिए ये वाक्य भी है संयुक्त वाक्य। अगला उदाहरण है, गार्ड ने हरी झंडी दिखाई, गाड़ी और गाड़ी चल पड़ी। अब दोनों भी वाक्य अगर हम लोग देख लेते हैं कि गार्ड ने हरी झंडी दिखाई, यहाँ पर भी फुल स्टॉप हो सकता है। आगे है गाड़ी चल पड़ी, इससे भी इस शब्द तथा इस वाक्य से भी हमें पूरा अर्थ पता चल जाता है। सिर्फ ये दोनों भी वाक्य और शब्द से तथा और इस अव्यय से जोड़ दिए गए हैं, इसलिए यहाँ पर ये तीनों भी वाक्य हो गए संयुक्त वाक्य। अगला रचना के अनुसार भेद है तीसरा मिश्र वाक्य। मिश्र वाक्य मतलब जिस वाक्य में एक प्रधान और शेष मतलब बाकी बचे हुए आश्रित तथा गौण वाक्य होते हैं, उन्हें मिश्र वाक्य कहा जाता है। मिश्र वाक्य में एक वाक्य प्रधान होता है और दूसरे बाकी के वाक्य गौण होते हैं, मतलब पहले वाक्य पर वो आधारित होते हैं तथा अर्थ के अनुसार यहाँ पर डिपेंड होते हैं। उदाहरण देख लेते हैं हम लोग, मैं खेलने अवश्य आता पर मेरे हाथ में चोट लगी है। अब देख लो यहाँ पर मैं खेलने अवश्य आता, ये इस वाक्य से अर्थ पूरा नहीं होता, पर लगने के कारण यहाँ पर मेरे हाथों में चोट लग गई। तो पहला वाक्य यहाँ पर प्रधान वाक्य है और दूसरा वाक्य यहाँ पर इस पर आधारित है तथा ये जो वाक्य है गौण वाक्य है, इसलिए यहाँ पर ये जो वाक्य हो गया ये हो गया मिश्र वाक्य। दूसरा सेंटेंस है यहाँ पर, नाखून बढ़ते हैं तो बढ़े, मनुष्य उन्हें बढ़ने नहीं देगा। यहाँ पर भी पहला ये जो वाक्य है नाखून बढ़ते हैं तो बढ़े, तो ये प्रधान वाक्य है और यहाँ पर मनुष्य उन्हें बढ़ने नहीं देगा ये वाक्य है उस वहाँ पर आधारित है तथा पहले वाक्य पर डिपेंड है, इसलिए यहाँ पर ये वाक्य हो गया मिश्र वाक्य। तो इस तरह से आज हम लोगों ने रचना के अनुसार वाक्य के प्रकार देखे। पहला वाक्य सरल वाक्य, दूसरा वाक्य संयुक्त वाक्य और तीसरा वाक्य
मिश्र वाक्य। सरल वाक्य को वापस देख लो अच्छी तरह से कि जिस वाक्य में केवल एक ही उद्देश्य और एक ही विधेय होता है उसे सरल वाक्य कहा जाता है। संयुक्त वाक्य मतलब जिस वाक्य में दो या दो से अधिक सरल वाक्य समुच्चय बोधक शब्दों से जैसे और, परंतु, तथा, या, आदि या किंतु आदि शब्दों से जुड़े होते हैं उन्हें कहा जाता है संयुक्त वाक्य। और मिश्र वाक्य में मतलब जहाँ जिस वाक्य में एक प्रधान वाक्य एवं दो से अधिक आश्रित तथा गौण वाक्य होते हैं वहाँ पर मिश्र वाक्य होता है। तो आज हम लोगों ने रचना के अनुसार वाक्य के भेद देख लिए, उसके साथ साथ उद्देश्य किसे कहते हैं, विधेय किसे कहते हैं, ये भी देख लिया। तो आप लोगों को ये सब कुछ अपने क्लास वर्क नोटबुक में ग्रामर पार्ट में लिखना है। अच्छी तरह से वीडियो पॉज करके आप लोग सभी डेफिनेशन उसके उदाहरणों के साथ लिख लीजिए। वो सब होने के बाद आप लोगों को होमवर्क लिखना है कि निम्नलिखित वाक्यों से उद्देश्य और विधेय अलग करके लिखो। यहाँ पर मैंने 10 वाक्य दिए हैं और वो 10 के 10 वाक्य आप लोगों को होमवर्क नोटबुक में क्लास वर्क नोटबुक में लिखने हैं और उसके जवाब तथा उत्तर नीचे लिखने हैं। पहला सेंटेंस है मैं तुम्हारी ईमानदारी से बहुत प्रसन्न हूँ। दूसरा वाक्य है मनुष्य किस ओर बढ़ रहा है। तीसरा वाक्य है ग्रामीण नदी में कूदा। चौथा वाक्य है डॉक्टर ने बाह पर कपड़ा लपेटा। पांचवा वाक्य है हमें अच्छा नागरिक बनना है। 6 नंबर है मैं हमेशा सच बोलती हूँ। 7 नंबर है यह मेरा स्कूल है। 8 नंबर है नानी कहानी सुनाती है। 9 नंबर है मंच पर नेतागण ही बैठे थे। और 10 नंबर है गमले में पौधा लगा है। तो ये पूरा होमवर्क आप लोगों को क्लास वर्क नोटबुक में ही लिखना है। तो बच्चों आज हम लोगों ने देख लिए वाक्य के भेद। रचना के अनुसार वो 3 भेद थे। अब अगली बार हम लोग देख लेंगे अर्थ के अनुसार वाक्य के भेद। वो है 7। वो इस तरह से कि विधानार्थक वाक्य, निषेधार्थक वाक्य, प्रश्नार्थक वाक्य, आज्ञार्थक वाक्य, विस्मयार्थक वाक्य, संभावनार्थक वाक्य, इच्छार्थक वाक्य आदि बहुत सारे भेद हैं। और वो सभी भेद हम लोग उसकी डेफिनेशन तथा उसके उदाहरण विस्तार से अगले वीडियो में देख लेंगे। धन्यवाद।